ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई व्हेन हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हाँ कर दो। When heat is converted into work and other forms of energy, the total amount of energy is always remains constant. When heat is converted into work and other forms of energy, the total amount of energy is always remains constant. सही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो कह रहा है बेटा, इसको ज़रा हम आज देख लेते हैं। क्या जा रहेगा? 30 बस ठीक है, ज़्यादा बोलो नहीं, अब सुनते रहो सिर्फ। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो सबसे पहले तो ये जो टर्म लगा हुआ ना थर्मोडायनेमिक, इसके मायने आप थोड़ा सा ये देख लें कि डायनेमिक के मायने क्या होता है बेटा? मोशन, ठीक है। और थर्मो के मायने क्या है? टेम्परेचर, हीट, अमाउंट ऑफ हीट, सही है ना। तो वैन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, इट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर पोजिशन, ठीक है। तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना थर्मोडायनेमिक, ये वास्ट एप्लीकेशन जो है वो इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर होती है, जहाँ पर हम एक फ्लूइड को एक पोजीशन से, एक पाइप से, एक पॉइंट से दूसरे एंड पर हम ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द प्रोडक्ट पॉइंट। जिस रिएक्टर में जो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है ना, फीड के फॉर्म में, कि उनको एक ख़ास किस्म का एक मटेरियल जो उनका प्रोडक्ट है वो तैयार करना है, ठीक है ना। जिस तरीके से लौटे पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है वो PTA पाउडर है, प्योर टेराफेथैलिक एसिड, तो उसके लिए बहुत सारी फीड जो है वो उसके रिएक्टर में डाले जाती हैं। फिर एंड में जो प्रोडक्ट निकलता है वो उनका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, हीट का फ़्लो जो है और मास का फ़्लो जो है पाइप से वो गुजर रहा होता है। तो जहाँ पर हीट का फ़्लो हो रहा होता है वहाँ पर लाजमी हम किसको पढ़ रहे होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हैविंग अ वास्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो, ठीक है ना। इंजीनियरिंग की तरह जब आप जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स आपको लाजमी जो है वो एक डिटेल डिस्कशन जो है वहाँ पर इसका मौजूद है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने क्या पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, व्हेन हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और वाइस वर्सा, हीट यानी कि एनर्जी को वर्क में या वर्क को एनर्जी में, वाइस वर्सा के माने उलट, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जब एनर्जी कंजर्व रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए हम ये सपोज कर लेते हैं भाई कि एक हमारा सिस्टम है। क्या है बेटा? ये सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इसके मैंने क्या लगा दिया, एक ये सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन, ठीक है। इस सिस्टम ये क्या कहलाता है? वॉल। ये क्या कहलाता है? इसका पूरा नाम होता है हीट कंडक्टिंग वॉल। और ये वाला जो इसका रिजर्वायर है,
रिजर्वायर के साथ ये जो रखा हुआ है, तो इस वाले सिस्टम का नीचे क्या होगा, बेस, जिसको उर्दू में पेंदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा, इसका बेस। ये क्या होता है, हीट कंडक्टिंग बेस, सॉरी ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, और ये क्या कहलाता है हमारे पास, हीट कंडक्टिंग बेस। तो सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इस वाले यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है, जो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसके में एक पिस्टन फिक्स हुआ है, और उस पिस्टन के साथ हमारे साथ जो सिस्टम है उसके वॉल्स जो है क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग है, और उसका जो बेस है बेटा वो क्या है, हीट कंडक्टिंग बेस है, सही। और ये जो हमारे पास पिस्टन जो लगा हुआ है, पिस्टन, टन के माने बहुत ज़्यादा वज़न, बहुत ज़्यादा वज़न की वजह कर गैस क्या हो जाएगा, पिस, इसीलिए इसको क्या बोलें, ये कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा, ये पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट ईजाद होता है ये मेरा, ये मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि पिस्टन क्यों कहलाता है। अरे बात समझ में, तो क्या बना, पिस, टन क्या प्रेशर है ना, प्रेशर पड़ेगा तो पिस्टन कहाँ रहेगा, नीचे, तो नीचे क्या होगा, गैस, गैस क्या कह रहा है, तो इसीलिए साइंसदानों को ये पता था कि आखिर ये आगे चल के ऐसा होगा, एक बंदा ऐसा आएगा जो इसको इस तरीके से एलिब्रेट, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखाया, पिस्टन। ये जो पिस्टन है इसकी कंडीशन ये है बेटा कि इसको हम फिक्स भी रख सकते हैं और ये मूवेबल भी होता है, और इसके साथ साथ इसकी एक और कंडीशन है कि ये क्या होता है, फ्रिक्शन लेस। बात समझ में आ गई, ये हमारा एक सिस्टम है, सही है। अब जो बातें आपको समझाने जा रहा हूँ वो भी ज़रा आप गौर से देखेंगे। According to the statement of first law of thermodynamics, we have a mathematical expression delta Q is equal to delta U plus delta W. डेल्टा Q किसी बराबर होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W के। डेल्टा Q इज द चेंज ऑफ हीट। अब इसमें ये दो तरीके की हीट होती है, एक होता है Q1, एक होता है Q2। Q1 इसमें हमेशा क्या होता है बेटा, ज़्यादा। Q2 हमेशा क्या होता है, इसमें कम। Q1 हमेशा कौन सी हीट होती है, जो एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, एब्जॉर्ब। Q2 हमेशा कौन सी हीट होती है, जो रिलीज होती है। तो हमेशा एब्जॉर्ब होने वाला हीट रिलीज होने वाली हीट के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे एक रोटी पक रही है, उस रोटी को पकाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे वो ज़्यादा होगी, और जो हीट वो रिजेक्ट करेगा वो क्या होगी, कम। अगर वो जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट अगर रिजेक्ट करते तो रोटी तो पकेगी ही नहीं। तो इसका मतलब एब्जॉर्ब होने वाला जो हीट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रिजेक्ट होने वाला हीट क्या होगा, कम। तो इसका मतलब यहाँ से रिजर्वायर से, इसको हम रिजर्वायर बोलते हैं, इसको हम सोर्स बोलते हैं, इसको हम सिंक बोलते हैं, इसको हम हॉट रिजर्वायर बोलते हैं, इसको हम कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं। ये हॉट रिजर्वायर होगा जब इसकी अमाउंट ऑफ हीट या कैपेसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, या जब ये एक सराउंडिंग की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको उस टाइम क्या बोलते हैं, सिंक। जब ये अमाउंट ऑफ हीट को बाहर की तरफ सिस्टम रिजेक्ट करता है या ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, सिंक। और कभी कभार ये रिजर्वायर जो क्या बन जाता है बेटा, इंसुलेटर। क्या बन जाता है, इंसुलेटर। तो रिजर्वायर इज कॉमनली नोन एज द सोर्स ऑफ हीट विच सप्लाइज द अमाउंट ऑफ हीट टुवर्ड द सिस्टम। सही है। Q1 हीट एब्जॉर्ब होगा तो मतलब Q1 अमाउंट ऑफ हीट जाएगी, ठीक है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा बेटा। तो इट इज़ मोस्ट नेसेसरी दैट anybody, any engine, any machine cannot produce the work done until and unless the some amount of heat must have to be rejected toward the surrounding. कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन, कोई भी गाड़ी, कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी फ्रिज, कोई भी डिफ्रीज़र, कोई भी जनरेटर, कोई भी मशीन उस टाइम तक काम नहीं करेगा जब तक वो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट ना कर दे। कहाँ पर, सराउंडिंग पर। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, वो Q2 होगा, वो Q2 होगा। बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक में से साइलेंसर में से स्मोक निकलना, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिजेक्ट हो रहा है सराउंडिंग में। आप दो सबमरीन पानी के अंदर फ्लो कर रहा है तो पानी उसके लिए क्या है, जो अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट करेगा वो पानी उसके लिए क्या है, सिंक है। गाड़ियाँ चल रही हैं,
उसमें से जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में वो खारिज कर रहा है, एक्सपेल्ड कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है, वो कहाँ दाखिल हो रहा है, वो कहाँ रिलीज़ कर रहा है? सिंक में। वो सिंक क्या है? हमारा एयर सराउंडिंग है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है। आ रही बात समझ में? जहाज़, एरोप्लेन, ठीक है ना, 2000, 4000, 5000 फीट की ऊंचाई पे जो वो उड़ रहा है ना, बच्चे बोल रहे हैं देखिए सर वो रॉकेट जा रहा है, क्योंकि पीछे से उसके एक बिल्कुल वाइट कलर की जो एक फ्लेम चल रही होती है ना। तो अभी से 4-5 साल, 8 साल, 10 साल पहले हम लोग को भी लगता था कि रॉकेट जा रहा है। जैसे ही देखते थे वो देखते थे, अपने भाई को देखते थे तो भाई को बताते थे वो देखो रॉकेट जा रहा है, दोस्तों को देखते थे तो उनको बताते थे, या दोस्त देखता था तो वो बताता था कि रॉकेट जा रहा है देखो। फिर अभी कुछ दिन पहले, 7-8 साल पहले की बात होगी, सात आठ साल पहले पता लगा कि भाई जो हमारा स्काई, या आप ये समझ लें कि एक ख़ास एल्टीट्यूड पर, हाइट पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डाउन, -50, -40, -30, -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जैसे ही वो अपना अमाउंट ऑफ हीट एरोप्लेन इजेक्ट करवाता है, एक्सपेल्ड आउट करता है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, गैस कंडेंसेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वहाँ पे कंप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो गैस बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ वो खारिज हो रही है सिंक का टेम्परेचर कम है ना। सिंक की जो मैग्नीट्यूड है, जो मिकदार है, वो बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ आसमान है, बीच में एक छोटा सा इंजन है जो कि क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट को इजेक्ट करवा रहा है। अगर हम ये बोल देते कि भाई जो इंजन हीट इजेक्ट करवा रहा है वो बहुत ज़्यादा है और सिंक छोटा सा है, तो सिंक मेल्ट हो जाता। सारी बात समझ में? अगर मेरे पास एक कोयला है और एक मेरे पास आइस क्यूब है, सही है ना। अब उस आइस क्यूब को मैं कोयले के ऊपर गिराऊंगा तो कोयले की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वो आइस को क्या कर देगा, वेपराइज करवा देगा। पहले मेल्ट करेगा फिर क्या करवा देगा, वेपराइज करवा देगा। लेकिन अगर उसी आइस क्यूब को मैं एक माचिस की तीली से क्या करूं, बुझाना चाहूँ, माचिस की तीली जलाई, आइस क्यूब ऊपर रखा, अब डिपेंड ये कर रहा है कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। अब आइस क्यूब का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा, और फ्लेम कम है ना, तो वो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो ये डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड। तो जो जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ रहा है उसका मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ हीट का कम है, और जो सराउंडिंग का मैग्नीट्यूड क्या है, वो ज़्यादा है। तो वो क्या कर देता है, उसको कंडेंसेट की शक्ल जो है वो बना देता है। तो वहाँ पर जो सराउंडिंग है, वहाँ पर क्या है, हमारा स्काई जो है वो क्या है, एज अ सराउंडिंग की तरह उसके लिए बिहेव कर रहा होता है। बात समझ में आ गई है? तो एक हो गया ये डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू में जो बातें हमारे पास सामने आ रही हैं, वो एक चीज़ क्या हो गई कि Q1 होता है, Q2 होता है, Q2 कम होता है, Q1 ज़्यादा होता है, Q1 एब्जॉर्ब होता है, Q2 रिजेक्ट होता है। उसके बाद क्या है डेल्टा यू, चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई के नाम से पढ़ा है। डेल्टा चैप्टर नंबर 6 होगा मेरे ख्याल में, थर्मोडायनेमिक आप लोगों का 5 ईयर, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, ये डेल्टा ई, और ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड द वर्क डन। जो भी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा, ये पिस्टन के पास पॉसिबिलिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की। जब ऊपर जाता है तो एक्सपेंशन बोलते हैं, जब नीचे जाता है तो कॉम्प्रेशन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, क्या बोलते हैं, कंप्रेस हो जाना, सही है। तो ये कंप्रेस होके नीचे आ सकता है और इसको एक्सपेंड भी करवा सकते हैं। अब ये जो Q है ये क्या होता है, पॉजिटिव। जब क्या होता है, ये सिस्टम हीट को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब। सिस्टम हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब। ये इसी तरीके से जब ये Q नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हीट क्या होगी सिस्टम से, हीट रिजेक्ट बाय द सिस्टम और रिलीज बाय द सिस्टम, सही। इसी तरीके से ये जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर ये कर दूँ, इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर दूँ बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट कर लो कि यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये ऊपर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव वाई, और नीचे वाला क्या होगा, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस है, और ऊपर क्या पॉजिटिव का
तो एक चीज़ इसके अंदर होती है वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक चीज़ होती है वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या, पिस्टन ऊपर जाएगा तो कहाँ जा रहा है, वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा वो, सही है। और अगर सिस्टम हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये वजह नहीं है नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये एक ट्रिक है। आप ये मत सोचिएगा कि सर वजह बता रहे हैं कि पॉजिटिव का वाई एक्सिस ऊपर होता है इसीलिए और नेगेटिव का वाई एक्सिस, तो ये एक ट्रिक है आपके जहन को जहन नशी करने के लिए, ताकि आप कभी भी इसमें जो है ना आप मिस्टेक ना करें, सही है। तो ये अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। तो ये वाला वर्क डन जब नीचे आएगा पिस्टन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसके बाद जो है वो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जो है इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना। 4 एप्लीकेशन है इसकी। एक हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस है और उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसको मेंशन कर लें, डायग्राम वगैरह बना लें।